नमस्कार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एग्जाम की तैयारी चल रही है और थोड़ी टेंशन भी हो रही है। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज इस फटाफट रिवीजन में हम सारे ज़रूरी टॉपिक्स को इतने मज़ेदार और आसान तरीके से कवर करेंगे ना कि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हमने इस पूरे रिवीजन को 5 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। हम कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल नींव से शुरू करेंगे, फिर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आखिर में ये भी देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होता है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? मतलब हम सब रोज कितने ही वादे करते हैं, है ना? दोस्तों से, परिवार से। पर क्या हर वादा कानून की नज़र में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? नहीं। तो फिर वो कौन सी खास बात है जो एक आम वादे को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है? आइए इसी को समझते हैं। अब स्क्रीन पर जो सवाल है ना, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है। और सच कहूं तो यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लाइन रट तो सब लेते हैं, पर इसका मतलब क्या है? हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट तो है, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल है। किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो मसाले चाहिए। पहला है अग्रीमेंट खुद, जो कैसे बनता है? एक ऑफर यानी प्रस्ताव और उसकी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति से। जैसे मैंने कहा मेरा फोन खरीदोगे और आपने कहा हाँ, ये बन गया अग्रीमेंट। पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? अभी नहीं। इसके लिए चाहिए दूसरा और सबसे जरूरी मसाला, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी यानी कानूनी तौर पर लागू होने की ताकत। जब तक कानून ये ना कहे कि वादा तोड़ा तो कोर्ट जा सकते हैं, तब तक वो सिर्फ एक सामाजिक वादा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब एग्जाम के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2H। अब इस H को कैसे याद रखें? H फॉर हाथ मिलाना। सोचिए, जब दो लोग किसी डील के लिए कानूनी तौर पर हाथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक कॉन्ट्रैक्ट। बस H से हाथ मिलाना याद रखिए, सेक्शन 2H कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक मजबूत इमारत है, तो इस इमारत को खड़ा करने के लिए 10 मजबूत पिलर्स यानी खंभे चाहिए। और ये 10 खंभे हमें मिलते हैं सेक्शन 10 में। ये एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल इंटेंशन, फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति जैसी कई चीजें हैं। हम आगे इनमें से कुछ सबसे जरूरी पिलर्स को और गहराई से देखेंगे। और इसको याद रखने की ट्रिक? अरे ये तो सबसे आसान है। सेक्शन 10 में है 10 एसेंशियल पॉइंट्स, 10 में 10। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? ये तो एग्जाम में पक्का याद रहेगा। चलिए अब उन 10 पिलर्स में से पहले को उठाते हैं, ऑफर, जिसे हम प्रस्ताव भी कहते हैं। सेक्शन 2 के ए के हिसाब से, छोड़िए किताबी भाषा, आसान शब्दों में जब कोई एक इंसान दूसरे से कहता है, देखो मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? बस यही ऑफर है। जैसे मैं कहूँ क्या ये लैपटॉप 20,000 में खरीदोगे? ये एक ऑफर है। मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ और सामने वाले की हाँ या ना का इंतजार कर रहा हूँ। ऑफर का एक बहुत ही मजेदार टाइप होता है जनरल ऑफर, और इसे समझने के लिए ये केस एकदम परफेक्ट है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को। हुआ ये कि कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला कि जो कोई भी हमारी ये स्मोक बॉल इस्तेमाल करेगा और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम उसे 100 पाउंड देंगे। मिसेस कार्लिल ने बॉल इस्तेमाल की और फिर भी बीमार पड़ गई। उन्होंने पैसे मांगे तो कंपनी ने मना कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये विज्ञापन किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जनरल ऑफर था, और मिसेस कार्लिल ने बॉल इस्तेमाल करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस तो समझ गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के दो और सबसे मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, कंसिडरेशन और कैपेसिटी। इनके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खड़ा ही नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। कंसिडरेशन, ये शब्द सुनने में भारी लगता है पर मतलब बहुत सीधा है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिफल। इसका सीधा मतलब है समथिंग इन रिटर्न या कुछ के बदले कुछ। कानून की भाषा में इसे क्विड प्रो क्वो भी कहते हैं। अगर मैं अपना पेन बेच रही हूँ तो मुझे जो पैसे मिलेंगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, और खरीदने वाले को जो पेन मिलेगा वो उसके लिए। और इसे याद रखने की ट्रिक, सेक्शन है 2D, तो D से याद रखिए दाम, किसी भी वादे का दाम। और एक बात गांठ बांध लीजिए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब
अगर बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो वो सिर्फ एक खोखला वादा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसे नूडम पेक्टम भी कहते हैं। कानून ऐसे मुफ्त के वादों को सीरियसली नहीं लेता। पर रुकिए, कानून है तो एक्सेप्शंस यानी अपवाद तो होंगे ही। सेक्शन 25 हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस बताता है जहां बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जैसे कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई करीबी रिश्तेदार लिखित और रजिस्टर्ड वादा करता है तो वो वैलिड है। या फिर किसी ने आपके लिए पहले ही कुछ अच्छा काम कर दिया हो और आप बाद में उसे पैसे देने का वादा करते हैं, वो वादा भी लागू होगा। तो ये कुछ खास मामले हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक पर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका सिंपल मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, कौन है जो कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेक्शन 11 3 बातें कहता है। 1 उम्र में मेजॉरिटी का होना चाहिए यानी 18+। 2 दिमाग से स्वस्थ होना चाहिए जिसे हम कहते हैं साउंड माइंड। और 3 किसी और कानून ने उसे डिस्क्वालीफाई न किया हो। और यहाँ एक पॉइंट आता है जो एग्जाम के लिए मैं कहूँगा एब्सोल्युटली क्रूशल है। एक माइनर यानी जो 18 साल से कम का है, उसके साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं बल्कि एब्सोल्युटली वॉइड होता है। मतलब वो शुरू से ही जीरो है, कानून की नज़र में वो कभी हुआ ही नहीं। इसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। और इसका लैंडमार्क केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष। इसमें एक माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन ले लिया। बाद में जब पैसे वापस करने की बात आई तो कोर्ट ने साफ कह दिया एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड है, इसलिए माइनर पैसे वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो हमारे पास ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी है और पार्टियां भी केपेबल हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? पर कहानी में ट्विस्ट है। अगर ये सब होते हुए भी एक पार्टी की हाँ जबरदस्ती या धोखे से ली गई हो तो तब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ढह सकता है। चलिए अब मिलते हैं उन डील ब्रेकर्स से जो एक सही कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जान होती है फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति। इसे कंसेंसस एट आइडम भी कहते हैं, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, जब दोनों लोग एक ही बात पर एक ही तरीके से राजी हों। पर सोचिए, इस दिल पर 5 तरह के अटैक हो सकते हैं जो इसे बीमार कर देते हैं। ये 5 अटैक हैं कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इनमें से कोई भी एक हुआ तो कंसेंट फ्री नहीं रहती। पहले 2 को समझते हैं, कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोअर्जन यानी उत्पीड़न सीधा साधा फिजिकल प्रेशर है। जैसे कोई कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहे इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करो, ये है कोअर्जन। दूसरी तरफ अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक प्रभाव, मानसिक दबाव है, मेंटल प्रेशर। यहाँ बंदूक नहीं होती पर एक रिश्ता होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे से ज्यादा पावरफुल होती है, जैसे डॉक्टर मरीज या गुरु शिष्य। यहाँ दबाव दिखता नहीं पर होता है। अब आते हैं 2 जुड़वा भाइयों पर जो लगते तो एक जैसे हैं पर हैं बहुत अलग, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इन दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, इंटेंशन यानी इरादा। सोचिए मैं एक घोड़ा बेच रही हूँ जो लंगड़ा है। अगर मुझे पता है कि वो लंगड़ा है फिर भी मैं कहता हूँ एकदम फिट है, दौड़ेगा, तो ये है फ्रॉड यानी कपट। लेकिन अगर मुझे खुद ही ईमानदारी से लगता है कि घोड़ा ठीक है और मैं ऐसा कह देता हूं पर बाद में पता चलता है कि वो लंगड़ा था, तो ये है मिसरिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या वर्णन। एक जानबूझकर किया गया धोखा है, दूसरा अनजाने में हुई गलती। और हमारा आखिरी डील ब्रेकर है मिस्टेक यानी भूल। यहाँ 2 तरह की भूलें हो सकती हैं। पहली है बायलैटरल मिस्टेक, जब दोनों ही पार्टियां गलती पर हों। मान लीजिए हम एक खास पेंटिंग खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर हम दोनों को ही नहीं पता कि वो पेंटिंग कल रात गैलरी में जलकर राख हो चुकी है। यहाँ दोनों ही गलती पर हैं, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। दूसरी है यूनिलैटरल मिस्टेक, जब सिर्फ एक पार्टी गलती पर हो। अगर सिर्फ खरीदार को लग रहा है कि ये पेंटिंग असली है जबकि बेचने वाले ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। चलिए अब कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स की बात करते हैं जिन्हें कानून ने नो गो जोन में डाल रखा है, मतलब वो शुरू से ही मना है। और साथ ही देखेंगे कुछ ऐसे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को जो अगर मगर पर टिके होते हैं। देखिए, कानून कुछ एग्रीमेंट्स को पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानता है और उन्हें सीधे सीधे वॉइड यानी शून्य घोषित कर देता है। जैसे अगर कोई एग्रीमेंट करे कि तुम पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे, ये वॉइड है। या कोई कहे कि तुम दिल्ली में अपनी दुकान नहीं खोलोगे, ये भी व्यापार को रोकने वाला एग्रीमेंट है और वॉइड है। और हाँ, सबसे कॉमन
शर्त लगाना या सट्टेबाजी, जिसे हम कहते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ये भी सेक्शन 30 के तहत पूरी तरह से वॉइड है। अब एक मजेदार कॉन्सेप्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसे आप अगर तो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका पूरा होना भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है। बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। आप प्रीमियम भरते हैं और इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है कि वो नुकसान की भरपाई करेगी अगर आग लगती है या अगर एक्सीडेंट होता है। अगर वो घटना नहीं हुई तो कंपनी को कुछ नहीं देना। ये पूरी तरह से वैलिड है। तो फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग अग्रीमेंट में फ़र्क क्या हुआ? दोनों ही तो भविष्य की घटना पर निर्भर हैं। फ़र्क है इंटरेस्ट का। इंश्योरेंस में आपका उस कार या घर में पहले से ही एक रियल इंटरेस्ट होता है जिसे आप बचाना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट मैच पर शर्त लगाते वक्त आपका मैच में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, सिवाय उस शर्त को जीतने या हारने के। बस यही छोटा सा फ़र्क एक को वैलिड बनाता है और दूसरे को वॉइड। बहुत बढ़िया, हमने कॉन्ट्रैक्ट का जन्म देखा, उसकी सेहत जांची। अब आखिर में देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट की जिंदगी खत्म कैसे होती है। इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब इस फाइनल एक्ट को समझते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने या डिस्चार्ज करने के कई रास्ते हैं। सबसे सीधा और अच्छा रास्ता है परफॉर्मेंस, मतलब दोनों ने अपना अपना वादा निभाया और बात खत्म। या फिर दोनों पार्टियां आपस में मिलकर तय कर लें कि चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं। इसे कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। और भी तरीके हैं, जैसे कि समय बीत जाना या कानून के द्वारा। और सबसे नाटकीय है ब्रीच, यानी वादा तोड़ देना। इन सब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। ये तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि उसे पूरा करना ही नामुमकिन हो जाए। मान लीजिए एक सिंगर ने एक शो करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और शो से एक दिन पहले उसकी आवाज ही चली गई। अब वो गा ही नहीं सकता, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, यानी खत्म हो गया। ठीक है, पूरा रिवीजन हो गया। अब एक लास्ट सुपर क्विक रैप अप। ये कुछ सबसे जरूरी सेक्शंस हैं जो बिल्कुल भूलने नहीं हैं। 2H हमारा हाथ मिलाना यानी कॉन्ट्रैक्ट, 2D दाम यानी कंसिडरेशन, सेक्शन 10 एसेंशियल्स, सेक्शन 11 कैपेसिटी, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के 5 दुश्मन और सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम से पहले बहुत काम आएगा। और अब जैसा कि वादा किया था, आपके लिए एक सवाल। सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक 17 साल का लड़का खुद को 19 साल का बताकर धोखे से 50,000 रुपए का लोन ले लेता है। जब लोन देने वाला पैसे वापस मांगता है तो लड़का कहता है, मैं तो माइनर हूं, मेरे साथ किया एग्रीमेंट तो वॉइड है। अब सवाल ये है कि क्या कानून उस धोखेबाज माइनर को बचाएगा? क्या लोन देने वाले को उसके पैसे वापस मिल सकते हैं? सोचिए, हमने मोहरी बीबी केस और फ्रॉड के बारे में क्या पढ़ा था। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक तेज तर्रार रिवीजन। उम्मीद है कि अब सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर इस कोशिश से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा करके आइएगा।